नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। देहरादून से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादास्पद बयान सामने आया। जहां दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं और दुष्यंत गौतम के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देश की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और तो दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर कांग्रेस अब लगातार हमलावर है, चूंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इन दिनों अपने बयानों के चलते विवादों में हैं। बंशीधर भगत ने एक विवादित बयान दिया और आज दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की। तो ये बयान, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा को लेकर विवादित बयान दुष्यंत गौतम ने दिया, और इसको लेकर अब कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी का यह बयान, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन, हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, दुष्यंत गौतम का इस तरह का बयान, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, राम का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, बेहद ही विवादित टिप्पणी उन्होंने की है। जी बिल्कुल, देखिए, ये प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होने के साथ ही उत्तराखंड में सरकार के साथ संगठन की समन्वय बैठक करने के लिए 2 दिन के लिए उत्तराखंड प्रवास पर हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नए अध्यक्ष के चयन के समय जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन रही है, तब उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन का विरोधी है, कांग्रेस सनातन धर्म से डरती है और कहती है सनातन धर्म का राज आ जाएगा। बोलते हुए इतना आवेश में आ गए कि कहने लगे कि लड़कियां छेड़ते हैं कांग्रेसी मंदिरों में जाके। हालांकि इसके वो कोई प्रमाण या कोई सबूत नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़ी प्रमुखता से कहा और आज भी वो अपने बयान पर कायम है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और कांग्रेस पार्टी उनकी इस प्रतिक्रिया पर अपना विरोध भी दर्ज करा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के इस बयान के बाद क्या अपने बयान पर ये कायम रहेंगे या जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो इस विषय पर अपॉलजी करेगी, माफी मांगेगी, क्योंकि उनका ये बयान अब चैनल से निकलकर सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक है, सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ गरिमा दसोनी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, दुष्यंत गौतम जो हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है कांग्रेस को लेके, पहले धर्म को लेके, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो है वो मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इस तरह का विवादित बयान एक दिया है। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित और विकृत मानसिकता को ये उजागर करता है कि उन लोगों का दृष्टिकोण अपने साथ के मुख्य विपक्षी दल के विषय में क्या है, और न केवल उन्होंने कांग्रेसियों का अपमान किया, मुझे लगता है कि पूरे देश की समस्त मातृशक्ति का भी अपमान है। ये एक तरह से दुष्यंत गौतम मातृशक्ति को आगाह कर रहे हैं कि वो मंदिर ना जाएं क्योंकि वो वहां छेड़ी जाती हैं। कहीं ना कहीं देखिए, उनका मानसिक स्तर भी इससे पता चलता है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर है, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है और वो नॉन गांधी परिवार से होगा, इस पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी जा रही थी।
तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रतिक्रिया देते देते दुष्यंत गौतम किस तरह से बदजुबानी और बड़बोलेपन का शिकार हो गए, और ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे याद है 29 सितंबर 2021 को भी वो उत्तराखंड देवभूमि आए थे और न केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला, बल्कि दिवंगत आत्माएं जो हो चुकी हैं, जिनके ऊपर हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती, जो लोग एक बार संसार छोड़कर चले गए, ऐसे पंडित नेहरू और इंदिरा जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और बहुत ही निचले दर्जे की टिप्पणी उन्होंने की। कोतवाली पलटन बाजार में मेरे द्वारा उनके तहरीर दर्ज कराई गई थी, शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी का सिक्का है, यहाँ प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे में कुछ भी एक्सपेक्ट करना पुलिस प्रशासन से कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, ये बेमानी था। लेकिन केवल ये पार्टी के तौर पर आपको बता रही हूँ कि वो एक कंटिन्यूस ऑफेंडर है। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत गौतम ने ये पहली गलती करी है। इससे पहले आपने देखा कि एक हफ्ता भी नहीं बीता है, बंशीधर भगत ने सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं के लिए कितनी अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो ऐसे में अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है उनके इस बयान को लेकर? कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस वार्ता कर कड़े शब्दों में निंदा की है, उनसे माफी मांगने को कहा है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड पधारने वाले हैं, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इसका संज्ञान लेने के लिए कहा है और तत्काल प्रभाव से उनको यहाँ उत्तराखंड से बेदखल करने के लिए कहा है कि यहाँ से ऐसा व्यक्ति हटाया जाना चाहिए। ये देवभूमि है, तपोभूमि है, यहाँ मातृशक्ति का अपमान कतई नहीं सहा जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में एफआईआर दर्ज करेगी दुष्यंत गौतम के खिलाफ और खुदका दहन करेगी। आज और कल हमारा ये प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, आपको लगता है कि उनको इस चूंकि ये जानबूझ के किया गया है या अनजाने में उनसे हो गया? क्योंकि इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं अपने आप को विवादों में लाने जैसा ही है और उन्हें मालूम था कि अगर ये बयान दिया तो फिर इसका जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है और मुझे दो ही सूरतों में ये बयान दिखाई पड़ता है कि या तो उनका मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने, या फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, क्योंकि सरकार चौतरफा घिरी हुई है ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जिस तरह का घपला पर हो रहा है, तो सरकार के कुकर्म और कुकृतियों से ध्यान हटाने के लिए तो दुष्यंत गौतम को एक न्योरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि नैरेटिव बदला जा सके और डिबेट में चर्चा केवल बंशीधर भगत और दुष्यंत गौतम जैसे लोगों की हो, सरकार न घिरने पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया गरिमा जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये गरिमा दसोनी थी, कांग्रेस नेता, जिन्होंने कहा कि दुष्यंत गौतम का ये बयान जो है इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी का मंथन है और सरकार संगठन में कोऑर्डिनेशन को लेकर बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक में मौजूद हैं और सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा महामंत्री संगठन और महामंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पे। ज्यादा जानकारी सुदीप देंगे। सुदीप, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या एजेंडा है इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए सरकार और संगठन की महत्वपूर्ण बैठक रही जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए थे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स हैं उस पर सरकार के स्तर से कितनी गंभीरता से काम हो रहा है, गरीब व्यक्ति को क्या योजनाओं को लाभ समय से मिल पा रहा है और सरकार की जो प्लानिंग है उस पर कितना ठोस तरीके से काम हो पा रहा है। एक दूसरा, संगठन और सरकार में समन्वय बेहतर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देखा है संगठन सर्वोपरि के रूप में देखा गया है और संगठन की बात को प्रमुखता से माना जाता है। तो आज की और कल हुई और आज हुई ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इसके भी और फाइन डिटेल आना बाकी है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के रूप में बैठक हुई है जिसमें राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद थे। ठीक है, सुदीप आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास भी करेंगे और केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी प्रधानमंत्री लेंगे। तो बद्रीनाथ में माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 22 अक्टूबर को सुबह 7:25 पे बद्रीनाथ से देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। तो 21 अक्टूबर को सुबह 7:55 पे केदारनाथ हेलीपैड वो पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट उनका जो कार्यक्रम है वो आ चुका है और
सुबह 8:30 से 9 बजे तक बाबा केदार के वो दर्शन पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री का यह अहम दौरा, और सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुबह करीब 9:10 पे शंकराचार्य समाधि के वो दर्शन करेंगे। और सुबह 9:25 पे मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का वो जायजा भी लेंगे। तो सुबह करीब 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे। और इसी तरीके से मिनट टू मिनट उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। करीब 11:25 पे बद्रीनाथ हेलीपैड वो पहुंचेंगे। और सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोपहर 12:05 पे साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। और दोपहर करीब 12:30 बजे माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, प्रधानमंत्री का 21 और 22 तारीख का यानी 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। हम जो जानकारी चला रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से है और अभी आधिकारिक कार्यक्रम आना बाकी है। और लास्ट मोमेंट पे यानी अंतिम क्षण में भी कुछ संशोधन इस यदि प्रोग्राम में होता है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम गए थे, जहां पूजा पाठ करने के अलावा जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं उन स्थानों का जायजा लिया, अफसरों को निर्देश दिया और अब वो लौट आए हैं। एक हमारी जानकारी ये भी है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इस दौरे से पहले जो एडवांस टीमें होती हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर, जिसमें एसपीजी सबसे महत्वपूर्ण है, वो कल ही चमोली आ चुकी थी और एक एएसएल भी हो चुका है। ये एडवांस सिक्योरिटी का एक प्रक्रिया है जो मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और ये एएसएल उसी समय से होती है जिस समय से कार्यक्रम चालू होना होता है, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी बारीक चीज पर निगाह रखी जाए। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। तो प्रधानमंत्री का यह अहम कार्यक्रम, हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी कही जा रही हैं कि कुछ चीजों में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक अभी जो ऐलान है वो होना बाकी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम के दौरे से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का हेलीपैड पे स्वागत किया। साथ ही सीएम ने मास्टर प्लान के कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर 2023 तक सभी काम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और ज्यादा जानकारी सुदीप हमें देंगे। सुदीप, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पे पहुंचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। क्या फायदा है? और सुदीप, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार चूंकि एक्टिव रहे हैं और प्रधानमंत्री जब वहां पे आ रहे हैं तो उनके पहुंचने से पहले वो खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा के जो आलाधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं और वक्त वक्त पे वो ऐसा करते रहे हैं। आज भी वो यहां पहुंचे चूंकि प्रधानमंत्री आने वाले, लेकिन उनके पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहां पे पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा अभी वो संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार
केदारनाथ के लिए चलने वाली है, उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ निरीक्षण किया आपने? सभी काम ठीक तरीके से चल रहे हैं और जो तय समय सीमा है कि दिसंबर 2023 तक मास्टर प्लान के सारे काम पूरे हो जाएंगे, उसी को मैं देखने गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेज़ी से काम वहाँ पर हो रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, नहीं पूछ लेना, लेकिन ऐसा है ना, अब आप लोग क्या है कि सब भाई लोग हो, मैं आप ही लोगों के साथ कहा कि व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं और जो काम है वो ठीक से चल रहे हैं। और पौड़ी जिले में सेब की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले दिनों में पौड़ी जनपद में सेब की फार्मिंग काश्तकारों की आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति उसको मजबूत करेगी। साथ ही काश्तकारों को एप्पल फार्मिंग की आधुनिक जानकारी दी जाएगी और इंडो डच हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन और कोका कोला की तरफ से जिले में काश्तकारों को एप्पल फार्मिंग के नए और आधुनिक मॉडल से बागवानी विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। पौड़ी के विकास भवन सभागार में चिकित्सा शिक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने काश्तकारों और इंडो डच हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन और कोका कोला के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में सेब की खेती लहराती हुई नजर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न सिर्फ काश्तकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि जिले को एप्पल हब के रूप में भी एक नई पहचान मिलेगी। ब्लॉक है, पाबो ब्लॉक है और थैलीसैंड ब्लॉक है। यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है और मैं आज चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे और हम इस साल कोका कोला के CSR से और चड्डा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और कोऑपरेटिव विभाग उसको 0% पे जो है 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी लेना चाहेगा उसको ऋण भी देगा। और आज जिलाधिकारी, CDOs और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग हम यहाँ पे हैं। मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी ज़िले में एक हम नई शुरुआत